Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this very important and special series of lectures, which are based on the examination of the finance account assistant. और आज के लेक्चर में हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे एंड द टॉपिक इज टैक्सेशन। तो ये टॉपिक जो है ये सिर्फ आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं, इसलिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द डे टू डे लाइफ ऑफ एवरीबडी ऑफ अस। तो हमारी जो जिंदगी, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट टैक्सेशन मीन्स एंड हाउ दिस टैक्सेशन वर्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट टैक्सेशन मीन्स। तो टैक्सेशन क्या होता है? इट्स अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज ऑन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस imposed by government, local, state or national government to fund the public services. तो टैक्सेशन जो होता है ये एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ओब्लिगेशन होती है। फाइनेंशियल ओब्लिगेशन का मतलब होता है लोगों की एक ऐसी ड्यूटी जिसको सिर्फ पैसों के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। दैट इज अ पेमेंट टू बी मेड इन मनी। इट इज अ पेमेंट। चार्ज का मतलब होता है ड्यूटी, जो ड्यूटी आपको पैसों के जरिए ही पूरी की जाती है, क्योंकि टैक्सेस जो हम देते हैं दैट वी पे इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो पैसे ही हमें देने होते हैं। ये पैसे हमें क्यों देने होते हैं? बिकॉज द ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि ये एक ऐसी ड्यूटी है जो इम्पोज करती है, जो लागू करती है, गवर्नमेंट हम पर लागू करती है। और किन पर लागू करती है? इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस पर। ये ड्यूटी इंपोज होती है इंडिविजुअल्स, आम लोगों पर ये ड्यूटी इंपोज होती है, और बिजनेस पर ये ड्यूटी इंपोज होती है। और इस ड्यूटी को इन इंडिविजुअल्स और इन बिजनेस को पे करना होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज on individuals and businesses which is imposed by government. The government may be local government. There can be taxation is there which is imposed by the local government. Taxation, there can be some taxes which are imposed by the state government, and there can be some taxes which are imposed by the national government. And why do governments impose taxes? Because to fund public services, because government has to सर्व द पीपल, गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड द पब्लिक सर्विसेज। और पब्लिक सर्विस को फंड करने के लिए, पब्लिक सर्विस को डिलीवर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसों की दरकार होती है, जरूरत होती है। और उन पैसों को इन्हीं टैक्सेस के जरिए, टैक्स इज दी व्हाट यू कॉल द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की इनकम होती है जिसके जरिए गवर्नमेंट फंड करती है पब्लिक सर्विस को, उस इनकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा कंपोनेंट जो होता है दैट इज दी टैक्सेस। तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए so that government can deliver the public services, और गवर्नमेंट को वो पैसा जो है टैक्सेस के जरिए, गवर्नमेंट टैक्स को इंपोज करके गवर्नमेंट वो पैसा लोगों से हासिल करती है, बिजनेस के से हासिल करती है। और जो टैक्सेस है दीज आर लेवीड ऑन इनकम्स, इनकम टैक्स जो है, प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स पर, प्रॉपर्टी टैक्स, इंपोर्ट टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स। नहीं, देयर कैन बी दीज टैक्सेस जो है, ये जो टैक्स जो है इंपोज किया जाता है, इनकम पर भी इंपोज किया जाता है, प्रॉफिट पर भी इंपोज किया जाता है, सेल्स पर लेवी होता है, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है, इंपोर्ट्स पर टैक्स लगता है, ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट्स पर टैक्स लगता है। देयर आर सो मेनी impositions, and non-payment of tax is usually punishable by law. और जिस पर ही टैक्स इंपोज होता है, जिस पर भी, चाहे बिजनेस हो चाहे इंडिविजुअल हो, अगर वो इस इंपोजिशन के बाद वो टैक्स पे नहीं करता है, वो इवेजन करता है, टैक्स से भागता है, तो दैट टाइम ही और दैट बिजनेस इंस्टीट्यूशन इज पुनिशेबल बाय लॉ। उस पर जो है लॉ की पकड़, लॉ जो है कोई भी लॉ, टैक्सेशन कोई भी लॉ हो सकता है, ये वेल्थ टैक्स एक्ट हो सकता है, ये जीएसटी हो सकता है, ये इनकम टैक्स हो सकता है, जो भी जिस लॉ के अंडर भी आता है तो उनकी पकड़ होती है उन पर, और दैट इज पनिशेबल अंडर लॉ। तो उस पर जो भी वो कार्रवाई लॉ की तरफ से होती है उस पर वो की जाती है, उसको वो सजा मिलती है। So we cannot, what you call that, evade taxes, but there are certain ways, there are some ways through which we can reduce the burden of tax. कुछ तरीके हैं जिनके जरिए टैक्स के बर्डन को कम किया जा सकता है। That comes under tax planning and tax management.
टैक्स प्लानिंग के जरिए, टैक्स मैनेजमेंट के जरिए हम टैक्स के बर्डन को किसी हद तक कम कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट में क्या आता है, हम उसी टैक्स एक्ट, टैक्सेशन एक्ट जो होता है, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो या जीएसटी हो, उसमें उस टैक्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिन प्रोविजंस को हम एक्सप्लॉइट करके, यूज करके अपने टैक्स बर्डन को कम कर सकते हैं। तो दैट इज इलीगल एंड दैट कम्स अंडर टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट, और समटाइम्स टैक्स अवॉइडेंस भी इसको कहते हैं, जब हम किसी प्रोविजन का इस तरह इस्तेमाल करेंगे विच इज लीगल एंड वी रिड्यूस our taxes, हम अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। we don't pay that much of taxes which are actually we have to pay, because we are using the tax laws in such a way that we reduce the tax liability, so that time it becomes legal. So but if we avoid taxes, if we make tax evasions, यानी हमारे पास कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, हम किसी भी क्या कहते हैं उसको, किसी भी टैक्सेशन एक्ट के प्रोविजन को हम एक्सप्लॉइट या यूज नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस, बट वी टैक्सेस तो ड्यू होते हैं, टैक्स हम पे ड्यू है, टैक्स हमें लग रहे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट पेइंग इट, दैट कम्स अंडर टैक्स इवेजन एंड दैट इज पुनिशेबल अंडर लॉ। तो उस वक्त उस बंदे के खिलाफ, उस बिजनेस के खिलाफ, वो महकमा जिसका ये होता है, वो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होती है एंड ही इज पुनिश्ड बाय लॉ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई वी से इट्स अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। तो जिस पर भी ये इंपोज होता है उसका अब ये मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है, उसको ये ड्यूटी अब पे ही करनी है, क्योंकि ये ड्यूटी जो है गवर्नमेंट ने उस पर इंपोज की है। नाउ द पर्सन हैज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। इफ ही विल नॉट, then he will be punished by the law। तो जहां तक टैक्सेशन का ताल्लुक है, टैक्स का ताल्लुक है, टैक्सेस दो किस्म के होते हैं, देयर कैन बी डायरेक्ट टैक्सेस, दिस कैन बी इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ व्हाट आर दीज डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस? तो डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है, डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली दिए जाते हैं बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड। वही इंसान, वही इंडिविजुअल, वही बिजनेस टैक्स देता है गवर्नमेंट को डायरेक्टली जिस पर ये इम्पोज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इनकम है, मुझको टैक्स इंपोज हो रहा है, मुझ पे टैक्स इंपोज हो रहा है और मैं ही इसको पे कर रहा हूं टू द गवर्नमेंट, तो ये जो टैक्स मुझ पे लगा है ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि मुझ पे ही इंपोज भी हो गया और मैंने ही इसको पे किया, और आई हैव पेड दिस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ये सीधे ही गवर्नमेंट के खजाने में, गवर्नमेंट की ट्रेजरीज में मेरा ये टैक्स जो है ये जाता है। सो दिस बिकम्स डायरेक्ट टैक्स। आई कैन नॉट, द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, सो आई कैन नॉट शिफ्ट बर्डन ऑफ दिस टैक्स, यानी मुझ पर अगर टैक्स लगा है, इसका जो बर्डन है ये मुझ पे ही है। आई कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ माई टैक्स टू समबडी एल्स, मैं अपने टैक्स का बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता हूं। सो दिस बिकम्स दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स वेयर द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, क्योंकि अगर मुझ पर इनकम टैक्स लगा है, मैंने इसको पे किया, तो मेरी ही जेब पर असर पड़ा है, मुझ पे ही इसका बर्डन है, तो I cannot shift it, so it becomes a direct tax. So here we say the incidence of tax is equal to impact of tax. इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है जिस पर ये इंपोज होता है। मैंने अपनी एग्जांपल दी, अगर मैं इनकम को ही कमा रहा हूं, मेरे पास इनकम है, तो मुझ पर टैक्स इंपोज हो रहा है, मुझ पर टैक्स लग रहा है, उसके बाद मैं ही इसको पे कर रहा हूं, मुझ पे ही इसका इंपैक्ट है, तो इंसिडेंस भी मुझे पे है, इंपैक्ट भी मुझको ही लग रहा है, मेरी जेब पे ही इसका बर्डन है। तो हियर द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इज equal to impact of tax. So you should remember, direct taxes are those taxes in which the incidence of the tax and the impact of tax is on the same person. यानी एक ही बंदे पर इसका इंसिडेंस भी होता है और इसी पर इसका इंपैक्ट भी होता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस आर लाइक इनकम टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स की जो एग्जांपल है वो है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, here can be property tax, wealth tax. These are the examples of the direct taxes. Okay, under these all forms of taxes, the incidence of the tax and the impact of tax is on the same person. The person cannot shift the burden of the tax to some other person. So this is what is the direct tax. Now the indirect taxes. Indirect taxes are imposed on goods and services, not directly on income or profits. Indirect tax जो होता है ये goods और services पर impose होता है।
गुड्स और सर्विस पर कैसे? इट इज द टैक्स विच इज इम्पोज ऑन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स और सर्विस को बेचा जाता है, एक्सचेंज ट्रांसफर किया जाता है, तो उस वक्त उन्हीं गुड्स और सर्विस के जो ट्रांजैक्शन होती है, एक्सचेंज जो होता है, उस पर ही इम्पोज होता है, गुड्स पर ही इम्पोज होता है, सर्विस पे यानी गुड्स पे लगता है, चीज के अंदर ये ऐड होता है, सर्विस के अंदर ये ऐड होता है। ये जो होता है डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये विजिबल होता है, लेकिन ये जो होता है ये हिडन होता है, हिडन इन प्राइस, ये प्राइस में हिडन होता है। ये यहां डायरेक्ट टैक्स में हम सीधे देखते हैं कि भाई दिस इज द इनकम, 5 लाख इनकम है, इस पर टैक्स लग गया 10,000 रुपया, तो ये 10,000 टैक्स है। लेकिन यहां पर जो टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, ये चीज की या किसी सर्विस की कीमत में ही छुपा होता है। हम चीज की कीमत कहते हैं 100 रुपया इसका प्राइस है, तो अब फिर कहते हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मींस टैक्स भी उसी 100 रुपये में। सो द इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज हिडन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और ये जो होता है, ये एक और बात मुझे याद आई, जो ये डायरेक्ट टैक्स होता है ये प्रोग्रेसिव होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब यहां पर है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता है। लेकिन ये प्रोग्रेसिव नहीं होता है, यहां पर जो रेट ऑफ टैक्स होती है इनडायरेक्ट टैक्स में, ये सेम होती है, ये फ्लैट रेट होती है, चाहे ये 10% हो, 5% हो, 18% हो, 40% हो, ये एक फ्लैट रेट होती है, ये प्रोग्रेसिव नहीं होता है। लेकिन सो फार द इनकम टैक्स इज कंसर्न, सो फार द डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसर्न, दीज आर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो ही आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी वेल्थ बढ़ती है, द रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। कम इनकम पे कम रेट लगता है, ज्यादा इनकम पे ज्यादा रेट लगता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव। खैर, तो जहां तक इनडायरेक्ट टैक्स का ताल्लुक है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स में लगता है, सर्विस में लगता है जब ये खरीदे बेचे जाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये चीज की या सर्विस की कीमत का एक हिस्सा होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड नॉट डायरेक्टली ऑन, इट इज नॉट इम्पोज्ड ऑन इनकम्स और प्रॉफिट्स। इनडायरेक्ट टैक्स ना तो इनकम पे लगता है ना प्रॉफिट्स पे डायरेक्टली लगता है, ये चीज की कीमत में ऐड होता है, ये सर्विस की कीमत पे ऐड होता है। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज शिफ्टेड। Here the burden cannot be shifted, but here the burden can be shifted. Here the incidence is not equal to impact. इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस ऑफ टैक्स बराबर नहीं होता इम्पैक्ट की, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है उस बंदे पर इसका बर्डन नहीं होता है। द सेलर कलेक्ट्स इट फ्रॉम द एंड कंज्यूमर। इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, एक सेलर है, कोई दुकानदार है, उसने कोई चीज बेची है, जो ही ये चीज बेचेगा तो उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इस चीज में चीज की कीमत होती है, टैक्स भी होता है। फॉर एग्जांपल, इसने कलेक्ट किए 100 रुपये इसका वैल्यू है, 100 रुपये का प्राइस है, तो पूरा 100 रुपया ये किससे वसूल करता है? कंज्यूमर से वसूल करता है। तो उस 100 रुपये में वो टैक्स का 10%, टैक्स का 18%, 20% होता है, तो वो 20% भी कंज्यूमर से ही वसूलता है वो। लेकिन पे कौन करता है? पे करता है कंज्यूमर, लेकिन इंपोज होता है सेलर पे। यानी इसकी जो फॉर्मेलिटीज है, इसके टैक्सेशन के जो लवाजमात हैं, वो पूरे करने हैं सेलर को, लेकिन पे करता है उसको बायर। यानी जाता है ये बायर की, बर्डन इज ऑन द पॉकेट्स ऑफ द बायर, बट द इम्पोजिशन इज ऑन द सेलर। Indirect tax is imposed on the seller, but the burden is tolerated, but the burden is shifted to the buyer. यानी जो बायर होता है, कंज्यूमर होता है, ये उसके जेब से निकलता है। लेकिन इम्पोज किस पे होता है? इम्पोज होता है सेलर पे, इम्पोज होता है बिजनेसमैन पे। तो द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इज ऑन द वन पर्सन एंड द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन द अदर पर्सन। हियर द इम्पोजिशन एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इज ऑन द वन पर्सन and the incidence of tax is on the this incidence of tax is on the one person, but the impact of the tax is on the other person, यानी burden of the tax is on the other person। ये लगता है सेलर पे, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है सेलर को, बिकॉज ही इज द बिजनेसमैन, ही हैज टू पे टू द गवर्नमेंट, लेकिन ये वसूलता है किसे? एंड कंज्यूमर से। सो सच टैक्सेस आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत सारे हैं, एक्साइज ड्यूटी, वैट आपने सुना होगा, कस्टमर्स ड्यूटी आपने सुना होगा, लेकिन इन सारे टैक्सेस को हम अलग अलग तो नहीं पढ़ सकते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज नाउ इन आवर नेशन, इन आवर कंट्री, देयर इज वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी, वन नेशन वन स्कीम, एंड दैट इज दिस प्रोविजन नाउ। तो एंड दैट टैक्स इज कॉल्ड एज जीएसटी।
तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम वी विल डिस्कस जीएसटी कि जीएसटी क्या है और ये कब बना है, कैसे बना है और जीएसटी कैसे काम करता है। और जीएसटी का मतलब जो है दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी पे ही हम बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है दैट इज द जीएसटी। और जीएसटी का जो फुल फॉर्म है दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान पूरे इंडिया में इट वाज लॉन्च्ड इन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को पूरे हिंदुस्तान में इसको लॉन्च किया गया अंडर द मॉडल वन नेशन वन टैक्स। क्योंकि इससे पहले जो था, इससे पहले गुड्स टैक्स अलग था, दैट वाज कॉल्ड एज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और सर्विस टैक्स अलग था, और भी बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, लेकिन पूरे उन टैक्स को मर्ज करके सिर्फ एक ही टैक्स लॉ बनाया गया एंड दैट वाज कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मॉडल क्या रखा गया, वन नेशन वन टैक्स, एंड द पर्पस वाज टू यूनिफाई इंडिया इनटू अ कॉमन मार्केट। पूरे हिंदुस्तान को एक कॉमन मार्केट बनाना जहां अलग अलग टैक्स लॉज नहीं होंगे, पूरे हिंदुस्तान में एक ही टैक्स लॉ जो काम करेगा, एंड दैट वाज कॉल्ड एज जीएसटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Now let us try to understand. It is an indirect tax. It is levied on goods and services that we discussed earlier. तो जीएसटी जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी सेलर को लगता है और वो भी अपना बर्डन जो है शिफ्ट करता है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये अंडर इनडायरेक्ट टैक्स आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स, इट इज द कॉमन टॉक नाउ, जीएसटी। जीएसटी के बारे में हम अक्सर बातें करते हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट जीएसटी एक्चुअली मींस। तो आई टोल्ड यू इट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017, और मॉडल जो था इट वाज वन नेशन वन टैक्स, एंड द पर्पस वाज टू यूनिफाई इंडिया into a common market. Now there are different concepts under GST. You might have seen these things written on different bills when you, जब हम कोई सामान खरीदते हैं मार्केट से, तो हम देखते हैं हमारी बिल्स पे कभी CGST लिखा होता है, कभी UGST लिखा होता है, कभी UTGST लिखा होता है, कभी IGST लिखा होता है। But sometimes there are many people who fail to understand what actually these are. So today we'll try to understand what these terms actually means and how do they work actually. तो जहां तक सीजीएसटी का ताल्लुक है, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल क्यों, इसका मतलब होता है ये सीजीएसटी जो है इसको सेंटर इंपोज करता है और ये पैसा जो है ये सेंटर को ही जाता है। नेक्स्ट वन इज एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये पोर्शन जो जीएसटी का होता है ये स्टेट इंपोज करती है और ये पैसा जो है स्टेट को जाता है। उसके बाद यूटीजीएसटी, दैट वी नो देयर आर यूनियन टेरिटरीज आल्सो। तो अगर ये इसका मतलब है इसको यूनियन टेरिटरी इंपोज करती है ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज और ये पैसा यूनियन टेरिटरी को ही जाता है। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड दैट इज आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है इसको सेंटर इंपोज करता है, सेंटर इंटीग्रेट करके इंपोज करता है और ये पूरा जो जीएसटी होता है ये सेंटर को ही जाता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डज दिस वर्क, why we use these different concepts, and ये काम कैसे करता है, ये CGST कब देना होता है, IGST कब देना होता है। Let's try to understand this now. So for CGST, SGST and UTGST, C means center, S means state and UT union territory, or I here means integrated. So far these CGST, SGST, UTGST concerned, so far these are concerned, ये तब impose होते हैं, इनकी validity तब होती है when the trade takes place that is called intra-state or intra-UT trade, intra, not enter, इंट्रास्टेट ट्रेड और इंट्रा यूटी ट्रेड। इंट्रास्टेट ट्रेड का मतलब होता है when the buying and selling takes place within the geographical boundaries of a state or within the geographical boundaries of a UT। एक यूटी या एक स्टेट के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही जब बायर भी वही होगा और सेलर भी वही का होगा, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट और इंट्रा यूटी ट्रेड। यानी फॉर एग्जांपल हमारी यूटी है, यूटी ऑफ जेएंडके, अगर हम जम्मू से कोई चीज खरीद रहे हैं या जम्मू का कोई बंदा हमारे यहां से कोई चीज श्रीनगर से कोई चीज खरीद रहा है, दिस शैल बी कॉल्ड एज इंट्रा यूटी ट्रेड। इस तरह स्टेट अलग अलग स्टेट्स हैं, तो अगर एक ही स्टेट यानी सेम स्टेट का बायर भी है और सेलर भी उसी स्टेट का है, दैट और उनके दरमियान जो है ट्रेड हो रहा है, दैट ट्रेड शैल बी कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट और इंट्रा यूटी ट्रेड।
और उस वक्त क्या होता है, उस ट्रेड पर, उस सेल ऑफ गुड्स सर्विस पर जो जीएसटी लगता है, जो उस पर जीएसटी लगता है, से फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है और ये ट्रेड हुआ है इंट्रा स्टेट ट्रेड, तो उस वक्त इस 18% के दो हिस्से किए जाते हैं, दैट इज 9% एंड 9%। This 9% is imposed at that time by, as this is imposed by the center, that time, because that time shall be called as CGST, and 9% shall be given to the state SGST. I'll make it simple. अगर कोई चीज एक स्टेट में बिक रही है, किसी स्टेट में बिक रही है, हम किसी स्टेट में बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर में हम बेच रहे हैं अनंतनाग के किसी बंदे को, तो उस अनंतनाग के बंदे से हमें जीएसटी लेना है, क्योंकि सेलर ही लेगा, क्योंकि सेलर पर इंपोज होता है, सेलर बायर से वसूल करेगा। तो बायर से हम जो जीएसटी लेते हैं, उस जीएसटी के हम, फॉर एग्जाम्पल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो हम 18% के दो हिस्से करते हैं। एक हिस्सा हम 9% सीजीएसटी में काटते हैं और 9% एसजीएसटी में काटते हैं, और ये 9% सेंटर को जाएगा और ये 9% स्टेट को जाएगा। इस तरह अगर वो अब हमारी यूटी है, तो वहां पर 9% सेंटर को जाएगा और 9% यूटी को जाएगा। यूटी जीएसटी जब ट्रेड होगा विद इन द स्टेट, तो उस ट्रेड पे, उस ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, उस जीएसटी के हम दो हिस्से करेंगे। वन पार्ट विल बी सीजीएसटी, द अदर पार्ट विल बी एसजीएसटी। सीजीएसटी विल गो टू द सेंटर एंड एसजीएसटी विल गो टू द स्टेट. That is imposed, that CGST and SGST or UTGST, it is imposed when the trade is intrastate, when the buying and selling takes place within the state, when the buyer and the seller are from the same state. That time we use the concept of CGST, SGST और UTGST. आपको ये दोनों, ये तो कॉमन ही रहेगा CGST, लेकिन अगर यूटी में ट्रेड हो रहा है तो CGST और प्लस UTGST, लेकिन अगर कहीं स्टेट में ट्रेड हो रहा है विद इन द सेम स्टेट, तो वहां पर सेंटर और स्टेट के दरमियान वो बांटा जाएगा। बट रेट ऑफ जीएसटी इज नॉट डबल्ड, यानी अगर 18% रेट ऑफ जीएसटी है तो इसी के दो हिस्से किए जाते हैं। 18 + 18 नहीं लगता है, 18% ही लगता है, लेकिन वहां पर फिर 18 में से 9% सेंटर को जाएगा और 9% स्टेट को जाता है। दैट इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी. बट सो फॉर द आईजीएसटी इज कंसर्न, that is integrated goods and service tax. Integrated goods and service tax ये तब लगता है when the trade takes place between two states or when the trade is international trade. हम चीज को किसी और स्टेट को बेच रहे हैं या किसी और कंट्री में बेच रहे हैं। हम यहां से J&K हरियाणा को कोई चीज बेच रहा है, या हरियाणा से हम कोई चीज J&K में ला रहे हैं। तो अगर हम यहां से कोई चीज बेच रहे हैं, हरियाणा को बेच रहे हैं, या किसी और स्टेट को हम कोई चीज बेच रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त उस चीज पे लगेगा आईजीएसटी, because the trade is interstate. The trade is taking place between two states, between two UTs, between a UT and the state. तो अगर एक यूटी और एक स्टेट के दरमियान ट्रेड हो रहा है, या दो स्टेट्स के दरमियान ट्रेड हो रहा है, या इंडिया और दूसरी कंट्री के दरमियान ट्रेड हो रहा है, तो उस वक्त जो है सेंटर आईजीएसटी चार्ज करता है, और आईजीएसटी का जो पूरी रकम जो होती है सेंटर को जाती है, इसमें से कोई भी हिस्सा स्टेट को मिलता नहीं है। तो स्टेट को जीएसटी का हिस्सा तब मिलता है, आधा हिस्सा तब मिलता है when the trade is intrastate, और पूरा का पूरा हिस्सा सेंटर को जाता है जीएसटी का when the trade is interstate or international trade. That is the concept of IGST. So simple, is not difficult at all. You have to remember the intrastate and interstate. Intrastate में आधा हिस्सा जीएसटी का सेंटर को जाता है, आधा हिस्सा स्टेट या यूटी को जाता है, और इंटरस्टेट ट्रेड में पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो सेंटर को जाता है, because it is imposed by the center. This is the concept of the CGST, SGST, UT and IGST. आप अगर अपनी बिल पर अब आज से देखोगे
किसी सेलर के पास आप जाओगे, वहां से आप कोई सामान खरीदोगे, वहां पर क्योंकि सेलर भी यही का है, हम भी यही के हैं, तो वहां पर अगर हम उससे जीएसटी बिल लेते हैं तो आप यकीनन उस पर देखोगे वहां पर लिखा होगा सीजीएसटी यूटीजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी, उस बिल पर जरूर लिखा होगा। लेकिन अगर हम अब किसी और स्टेट से कोई चीज मंगा रहे हैं तो वहां पर जो जीएसटी लगेगा दैट विल बी आईजीएसटी, बिकॉज पूरा का पूरा जो जीएसटी का अमाउंट होता है दैट goes to the central government. This is one concept of GST. This is the theoretical concept of GST. Now the practical aspect of the GST, that is the input GST and output GST. जहां तक इनपुट जीएसटी का ताल्लुक है, इनपुट, इस इनपुट जीएसटी के साथ हम सी भी लगा सकते हैं, एस भी लगा सकते हैं, यूटी भी लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं। यहां इनपुट सीजीएसटी हो सकता है, इनपुट एसजीएसटी हो सकता है, इनपुट यूटीजीएसटी हो सकता है, इनपुट आईजीएसटी हो सकता है। इस तरह यहां आउटपुट आईजीएसटी हो सकता है, आउटपुट सीजीएसटी हो सकता है, आउटपुट एसजीएसटी हो सकता है। तो ये आपकी मर्जी है, आपकी मेरी मर्जी नहीं है। आई मीन ये डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का ट्रेड करते हैं, तो वहां पर उसी किस्म का फिर यहां सी लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं, आई लगा सकते हैं कि हम ट्रेड इंटर स्टेट कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट कर रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना है व्हाट इनपुट इज एंड आउटपुट इज। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है द जीएसटी पेड व्हेन वी परचेज। हम बिजनेसमैन है, हमने या हम कोई कस्टमर है, हमने कोई चीज खरीदी, तो उस खरीदारी पर जो हम जीएसटी पे करते हैं दैट जीएसटी इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी। सिंपल। जब हम कोई चीज खरीदते हैं और खरीदने के वक्त जो जीएसटी उस पर हम पे करते हैं, फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल रहा हूं, तो अगर आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहेंगे तो उस वक्त भी हम जीएसटी पे करते हैं। बिजनेसमैन अगर कोई चीज रॉ मटेरियल खरीदता है, कोई चीज खरीदता है, तो उस वक्त भी हम जीएसटी ही पे करते हैं। तो जो जीएसटी हम परचेज के वक्त पे करते हैं उसी जीएसटी को हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी जो होता है इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट, एज अ प्रॉपर्टी, लेकिन फॉर अ बिजनेसमैन, नॉट फॉर अ कंज्यूमर। हमारे लिए नहीं, कॉमन लोगों के लिए नहीं। हम कोई चीज खरीदते हैं फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए जो जीएसटी है वो खर्चा है। मैंने मोबाइल फोन खरीदा, आपने कोई लैपटॉप खरीदा, आपने साबुन खरीदी, आपने टूथपेस्ट टूथब्रश खरीदा, आपने कार खरीदी, तो उस वक्त हम जो जीएसटी पे करते हैं ना, हम कंज्यूमर जो पे करते हैं, हमारे लिए जो जीएसटी है वो एक खर्चा है। लेकिन यही चीज, यही मोबाइल फोन, यही कार अगर कोई डीलर खरीदता है, जो उसके साथ डील करता है, उस डीलर को फिर ये मोबाइल फोन, ये कार फिर बेचनी है किसी को, तो उस वक्त उस डीलर के लिए जो उसने जीएसटी पे किया है वो जीएसटी उसके लिए एसेट ट्रीट किया जाता है। इट इज नॉट एक्सपेंस। दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें लगता है कि यही तो फर्क है, वैट और जीएसटी में यही फर्क है। जो हमारा इससे पहले टैक्सेशन हुआ करता था, उसमें जो वैट लगता था, उसमें जो सर्विस टैक्स लगता था, दैट वाज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। लेकिन जहां तक जीएसटी का ताल्लुक है, एक ट्रेडर जब जीएसटी पे करता है, एक बिजनेसमैन, कोई डीलर जब जीएसटी पे करता है रॉ मटेरियल पे या किसी चीज पे, जब वो खरीदता है कोई चीज, फिर उसको वो चीज बेचनी है, तो जब वो खरीदता है उस चीज को, उस चीज पे जो जीएसटी वो पे करता है दैट इज इनपुट जीएसटी। वो जो जीएसटी होता है दैट इज ट्रीटेड हिज एसेट, हिज प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ, व्हेन, वायर, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। फिलहाल आप याद रखिए कि जो जीएसटी हमने पे किया होता है, एक्सेप्ट वी आर नॉट कंज्यूमर्स, ट्रीट आवरसेल्व्स एज traders, treat ourselves as some institutions who buy and sell। ठीक है, हम कोई ट्रेडर है, हम कोई क्या कहते हैं इसको, डीलर है। हमने चीज खरीदी है बेचने के लिए, और जो ही हमने वो चीज खरीदी, उस चीज पर जो हमने जीएसटी पे किया दैट जीएसटी इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। और वो जो जीएसटी है दैट इज ट्रीटेड एज एन एसेट, दैट इज ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी, नॉट एक्सपेंस। खर्चा वो नहीं है हमारे लिए, ये आप याद रखिए। दूसरी बात, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है जो चीज हमने खरीदी, अब हमने उस चीज को बेचा, और उस चीज को जब हमने बेचा तो बेचने के वक्त हम जीएसटी रिसीव करेंगे। जिसको हम बेचेंगे उससे हम जीएसटी तो वसूल करेंगे ना, उससे हम उस चीज की कीमत भी वसूल करेंगे और जीएसटी भी वसूल करेंगे। एंड दैट जीएसटी विल बी कॉल्ड एज आउटपुट जीएसटी। एंड ये आउटपुट जीएसटी हमें लगता होगा कि हमारी इनकम है, इससे पहले
हुआ करती थी, इट वाज ट्रीटेड एज एन इनकम, बट राइट नाउ आउटपुट जीएसटी लेने के बावजूद हमने किसे लिया, हमने अपने बायर से लिया जिसको हमने बेचा, तो वो जो जीएसटी हमने लिया है दैट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, इसको कर्जा माना जाता है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड हाउ, ये कैसे होता है। जो जीएसटी हमने पे किया, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी चीज की कीमत थी 100 रुपया, इस पर जीएसटी लग गया, फॉर एग्जाम्पल इस पर जीएसटी लग गया 10%, तो 100 रुपए का 10% हो गया फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया, तो हमने इस चीज को खरीदा है 110 में। इसमें जो ये 100 रुपया है ये इसकी कीमत है, टोटल जो इसका कॉस्ट है, इस पे जो टैक्स लग गया, फिर ये इस टैक्स में सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी जो भी लगा, तो पूरा लग गया ये 10 रुपया। 5% लग गया, 5% सीजीएसटी, 5% एचजीएसटी, या पूरा 10% आईजीएसटी लग गया, तो 10% जो है, ये 10 रुपया जो है, ये हमारा जो है, ये हमारा इनपुट जीएसटी है, और ये 10 रुपया जो है ये हमारा क्या है, इसको ये हमारा एसेट है, इसको हम एसेट मानते हैं, क्योंकि ये 10 रुपए जो हमने दिया है ये हमने गवर्नमेंट को दिया है, ये गवर्नमेंट के पास रहेगा 10 रुपया, इसको हम एसेट क्यों मानते हैं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई। अब जब इस चीज को जो हमने, हमारे पास जो है 110 रुपए की हमारे पास आ गई, अब हम इस चीज को अब हम बेच रहे हैं, बेचने के वक्त इसको फिर से जीएसटी लगेगा, क्योंकि अब हमें इसको वसूल करना है, इसकी किससे वसूल करना है, अपने बायर से वसूल कर रहे हैं। जब इस पर 10% लगेगा तो दैट इज 11 रुपीज। अब इसका 10% लगेगा, पहले 100 रुपए का 10% लगा तो दैट इज 10 रुपीज, अब 110 का 10% लगेगा दैट इज 11 रुपीज। तो हमें वसूल कितना करना है, हम वसूल करेंगे अपने इस बायर से हम 121 रुपए वसूल करेंगे, 121 रुपए। तो यहां 10 रुपया हमने जीएसटी दिया, यहां 21 रुपया हमने जीएसटी लिया, सॉरी नहीं 21 नहीं 11, सॉरी 11 रुपीज हमने जीएसटी लिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जब हमने चीज को खरीदा, 100 रुपए की चीज थी, हमने 10% टैक्स दिया जीएसटी, तो 110 में हमने खरीदा, 10 रुपये इसमें जीएसटी है, तो हमने ये जीएसटी दिया, गवर्नमेंट को दिया थ्रू सेलर। उसके बाद इसी चीज को हमने बेचा, अब हमारे पास इस चीज की कीमत कितनी है, हमारे पास इसका वैल्यू है 110 रुपया। अब 110 पे से फिर 10% लगेगा, 110 का 10% हो गया, 10% हो गया 11 रुपया, और 11 रुपया 110 में ऐड करो तो हो गया 121 रुपया। तो 121, पहले तो इसकी कीमत थी 110, हमने तो 110 में खरीदा था, अब जीएसटी लग गया इसको 11 रुपया, तो बन गई कीमत 121 रुपया। तो जीएसटी जो हमने लिया वो हमने लिया है 11 रुपया, दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। जीएसटी हमने दिया, इनपुट जीएसटी 10 रुपया, जीएसटी हमने लिया, आउटपुट जीएसटी 11 रुपया। अब देखो इसमें क्या फंडा है, फंडा ये है कि ये जो 11 रुपया हमने लिया ये क्या हमारा है, ये 11 रुपया हमें गवर्नमेंट को देना है, ये 10 रुपया हमने पहले से ही गवर्नमेंट को दिया है, ये पैसा 10 रुपया हमारा गवर्नमेंट के पास पहले से ही है, हमने दिया है, और ये 11 रुपया हमने लिया है गवर्नमेंट के लिए, हमने अपने बायर से गवर्नमेंट के लिए लिया ये 11 रुपया। तो ये 10 रुपया गवर्नमेंट को हमने दिया है, ये 11 रुपया अब हमने गवर्नमेंट को देना है। तो हमारा कितना गवर्नमेंट के पास है, 10 रुपया, दैट इज व्हाई इट इज एन एसेट। गवर्नमेंट का हमारे पास कितना है, 11 रुपया, दैट इज व्हाई इट इज एन लायबिलिटी। हमारा गवर्नमेंट के पास 10 रुपया पहले से ही हमने जीएसटी दिया है, दैट इज व्हाई इट इज एन एसेट। हमारे पास गवर्नमेंट का पैसा है, सॉरी हमारे पास नहीं, हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास है, दैट इज इनपुट जीएसटी। इसी तरह गवर्नमेंट का पैसा हमारे पास है, ये 11 रुपया, तो दैट इज आउटपुट जीएसटी। अब हम करते क्या है, गवर्नमेंट कहती है डोंट गिव मी 10 रुपीज, डोंट गिव मी दिस 11 रुपीज, डोंट टेक 10 रुपीज फ्रॉम मी, व्हाट डू यू डू, एडजस्ट इट, इसको एडजस्ट करो। आप इस 11 रुपये में से अपना ये जो 10 रुपया जो आपने पहले से ही पे किया इसको रिकवर करो, इस 11 रुपये में से ये अपने जो 10 रुपये हैं इसको रिकवर करो जो आपने पे किए हैं, और आपके पास जो ये 1 रुपया है, सिर्फ ये 1 रुपया आपको मुझे पे करना है। हमने गवर्नमेंट को पहले से 10 रुपया दिया था, गवर्नमेंट का हमारे पास 11 रुपया है। अब गवर्नमेंट कहती है क्या, आप क्या करो, ये जो 10 रुपया आपने मुझे दिया है ये आप इस 11 में से वसूल करो, और इसके बाद 11 में से इस 10 रुपए को वसूल करने के बाद जो 1 रुपया बचता है यही आपको पे करना है, एंड दिस इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
यानी जो भी आपने इनपुट टैक्स पे किया होता है, आप उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हो फ्रॉम द आउटपुट टैक्स। यानी जो भी आपने जीएसटी पे किया है उसको आप वसूल कर सकते हो, किस में से? आउटपुट जीएसटी में से वसूल कर सकते हो जो गवर्नमेंट का आपके पास है। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपने ये सुना होगा, इट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया, यानी जो आपने टैक्स पे किया है उसका आपने क्रेडिट लिया। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट system that you should understand, that under this input tax credit system, that is why we say input tax is called as this asset, and the output tax GST is it's a liability. This is what is all about input GST and output GST. और भी आपको एक चीज याद रखनी है, that is the GST reform of 2.0 reforms आपको याद रखने हैं। GST में एक रिफॉर्म आया, वो अपने पिछले साल आपने देखा होगा कि गाड़ियों की कीमत कम हो गई, अपने बहुत सारी चीज़ों की कीमत कम होगा, नॉट ओनली बिकॉज हमारा फोकस ज़्यादा गाड़ियों पे ही था, तो गाड़ियों का टीवी का, रेफ्रिजरेटर्स का, मोबाइल्स का, इसकी प्राइस गिर गई। वाई, हाउ, कैसे, ये कैसे हुआ? बिकॉज जीएसटी का 2.0 रिफॉर्म आ गया। इसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। 2.0 रिफॉर्म का मतलब होता है सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स 2017 या 2017 से पहली बार जीएसटी एक्ट में रिफॉर्म्स लाए गए। इसका ऐलान किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। दैट वाज ही अनाउंस्ड दिस ऑन द 15th August 2025 and it was launched, it was it came into being, it came into force on 22 September 2025। 15 अगस्त को इसके बारे में एक क्या ऐलान किया गया, और उसके बाद 22 सितंबर 2025 को इसको एनफोर्स किया गया। और क्या किया गया इस रिफॉर्म के तहत? क्या गया? द रेट्स ऑफ जीएसटी वर कट डाउन। जीएसटी के रेट्स को कट डाउन किया गया और इसको कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया गया। इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी सबमिशन जो है या इसकी जो कंप्लायंस है उसको बहुत ही कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया गया। एंड दोज रिफॉर्म्स वर कॉल्ड एज 2.0 रिफॉर्म्स व्हिच केम इनटू बीइंग ऑन 22 सितंबर 2025। प्रीवियसली जीएसटी रेट्स थी 5%, 12%, 18%, 28%। these were the rates of GST earlier from 2017। लेकिन जब से ये रिफॉर्म्स आ गए, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स 2.0 रिफॉर्म्स में जब आ गए, तो इन जीएसटी रेट्स को कट डाउन किया गया। 5% की जगह 0% लगाया गया, 12% की जगह 5% लगाया गया, और 18% को फिर 28% को ही काटा गया, 28% को 18% बनाया गया। और उसके बाद और एक जीएसटी रेट, नई जीएसटी रेट दी गई, दैट्स कॉल्ड 40%। तो आप ये चेक भी कर सकते हो, यू कैन गूगल इट। 0% जो है वो हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है, अनपैक्ड फूड जो होता है उस पर 0% लगता है। 5% एसेंशियल कमोडिटीज पे लगता है। हमारा टूथपेस्ट होता है या टूथब्रश होता है या सोप्स होती है या पैकेड फूड होता है, उस पर 5% लगता है। 18% स्टैंडर्ड रेट, तकरीबन हर एक गुड्स एंड सर्विस पर 18% लगता है। उसमें कार्स आते हैं, टीवीज आते हैं, रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, उन पर 18% लगता है। और फाइनली जो 40% है, ये 40% लगता है लक्जरी आइटम्स और सिन गुड्स पर। लाइक टम्बैको हमारा है, लक्जरी कार्स है, पान मसाला है, सिगरेट्स है, उन पर 40% लगता है। तो these were the reforms and were called as the reforms of 2.0 of GST. So this is all about, there are so many things in GST, but this is from your examination point of view that I have discussed in this class. Certainly if you feel there is something which I have not yet touched, which you need to know, then you can write to me and I'll be very happy to answer. I'll be very happy to share that with you, and I will meet you in my next class. Till then, I wish you best of luck. Allah Hafiz. Take very good care of yourself.